हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया की हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था भाषा, उसकी परिभाषा, उसके रूप, उसमें हम मौखिक हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था लिखित रूप, सांकेतिक भाषा क्या होती है, और लास्ट में जो हमारा पॉइंट था वो था बोली। बोली जो टॉपिक था वो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, तो बोली को हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बोली होता क्या है? भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। कोई भी भाषा है उसका जो स्थानीय रूप बन जाता है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का जो स्थानीय रूप है उसको हम समझ कैसे सकते हैं? मान लीजिए एक हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसका एक रूप हम पढ़ते हैं अखबार में, वो तो है भाषा का व्याकरणिक रूप से शुद्ध रूप। और जो हिंदी हम घर में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम और भी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर पाते हैं कई बार, या हम कुछ वर्ड्स को बोलने में अपनी एक अलग टोन बना लेते हैं, तो वो भाषा का बन जाता है एक स्थानीय रूप, जिसे हम कह देते हैं बोली। और बोली जो है वो उसका एक सीमित क्षेत्र होता है। तो अगर कई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली और भाषा में अंतर क्या है, भाषा में अंतर, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाषा का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। मान लीजिए ये बोली का है और ये भाषा का है, तो हम क्या कहेंगे? भाषा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? विस्तृत है। और बोली का क्षेत्र कैसा है? सीमित है। ठीक है जी। भाषा में क्या हो सकता है? भाषा में जो साहित्य होता है उसका निर्माण किया जाता है, साहित्य लिखा जाता है। लेकिन बोली में साहित्य हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब साहित्य चॉइस में है, यस और नो, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ भाषा बोलियों का साहित्य हमें मिलता ही नहीं है। क्या होता है? बोली सिर्फ ओरल होती है, मौखिक रूप से हम कुछ गाने हैं वो बोली के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसमें एक साहित्य की रचना नहीं होती। उसके बाद सबसे बड़ा जो है, एक भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। एक भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी है, हमारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। लेकिन किसी बोली में कोई भाषा नहीं हो सकती। भाषा के अंदर बहुत सी बोलियां समाई होती हैं, लेकिन बोली के अंदर ज़्यादा भाषाएं नहीं समा सकती। एक ही भाषा की कोई बोली होगी। तो इस तरह से ये बोली और भाषा में जो अंतर वाला जो चैप्टर था, जो ये थोड़ा सा टाइटल था, ये क्लियर नहीं हो पाया था पिछली वीडियो में, तो ये मैंने अब क्लियर कर दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो बनता है लिपि। क्या बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वो बनता है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि होती है स्ट्रक्चर। किसी भी भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ये तो हम इसकी एक परिभाषा दे रही हूँ मैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाने वाली बात कहूँ कि भाषा की लिखाई के चिन्ह होते क्या हैं। मान लीजिए एक साउंड है म, ठीक है, साउंड है म। हिंदी में हमें सिखाया गया है कि म अगर कोई साउंड है तो हम उसको बोलेंगे कैसे? हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यही म की साउंड अगर हम इंग्लिश में लिखने लगे तो हम उसको एम बना देते हैं। ठीक है, और यही साउंड अगर हम किसी और भाषा में लिखे, पंजाबी हो गया, कोई स्पेनिश हो गया, जर्मनी हो गया, तो उनमें लिखने का शायद कोई तरीका अलग होगा। तो ये लिखाई के चिन्ह है जो हमें बताते हैं कि हमें हिंदी में म को ऐसे लिखना है, इंग्लिश में हमें म को ऐसे लिखना है। तो ये क्या हमारी लिपि है। अब आपने देखा होगा हिंदी है, कुछ जगह पर आपने संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए देखे होंगे। क्या हम जब संस्कृत के श्लोक देखते हैं तो हमें हिंदी और संस्कृत में कुछ खास अंतर नज़र आता है? नहीं आता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो एक ही है। हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है। वो क्या है? देवनागरी। क्योंकि हमारी हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, तो इसकी लिपि एक है, देवनागरी। अंग्रेजी है जो एम हमने लिखा है, अंग्रेजी की क्या है? रोमन। मुख्य भाषाएं तो यही हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सॉरी रोमनी नहीं है, रोमन है। ठीक है, तो अंग्रेजी की भाषा लिपि क्या है? रोमन है।
संस्कृत की हो गया। उसके बाद हम कौन सी भाषा ज़्यादातर पढ़ते हैं? आपने स्कूलों में देखा होगा पंजाबी। पंजाबी की लिपि बिल्कुल अलग है, उसके वर्ड हमें समझ में नहीं आते जब तक हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसकी लिपि है गुरुमुखी। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, जिसकी वजह से उसके लिखाई के चिन्ह बदले होते हैं। तो ये है छोटा सा जो टॉपिक था, लिपि। किसी भी भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिखाई के चिन्ह अलग होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरमुखी। ठीक है जी, इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे गुजराती है, गुजराती हमें समझ में आ जाती है। इसका रीज़न क्या है कि गुजराती की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। मराठी है, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। अब एक उर्दू है, उर्दू इधर से इधर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, तो उसकी लिपि अलग है, वो है फारसी। तो इस तरह से ये लिपि वाला टॉपिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आता है मातृभाषा। मातृभाषा। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हिंदी ही मातृभाषा हो सकती है। नहीं, मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। जो बच्चा, जिसके माँ बाप हिंदी बोलते हैं घर में, उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। जिसके घर में पंजाबी बोली जाती है उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। बाहर के देश में लोग अंग्रेजी इतनी अच्छी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके घर में हिंदी इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए उनकी मातृभाषा क्या होती है? इंग्लिश। तमिल भाषी कोई परिवार है, उनकी मातृभाषा क्या होगी? तमिल। तो मातृ को समझ लीजिए आप, माँ से समझ लिए मातृभाषा से, कि जो भाषा बच्चा अपने घर परिवार से सीखता है वो ही उसकी मातृभाषा होती है। जिन स्टेट में हिंदी बोली जाती है, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अब आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र की मातृभाषा क्या बनेगी? मराठी, क्योंकि वहाँ पे घर में सबसे पहले कौन सी भाषा बच्चा सीखता है? मराठी सीखता है। ठीक है। पंजाब में चले जाइए तो वहाँ बच्चे पर कौन सी भाषा सीखता है? सबसे पहले पंजाबी सीखता है, तो वहाँ की मातृभाषा क्या है? पंजाबी। ठीक है, तो ये तो हो गया मातृभाषा। और एक इसी के साथ टॉपिक आता है राजभाषा। अब राज को यहाँ से वर्ड से क्लियर समझ लीजिए। मातृ का मतलब तो हो गया माँ, और राजभाषा का मतलब क्या हुआ? राज, राज्य। जो हमारे राज्य की भाषा होती है। राज्य की भाषा मतलब जिस भाषा में हमारे राजकाज के कार्य किए जाते हैं, राज्य के कार्य किए जाते हैं, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब हमारा जो देश है, भारत देश, वहाँ की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? वैसे तो कागजों के हिसाब से भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन आपने देखा होगा, किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, कार्यालय में चले जाइए, वहाँ पर हिंदी में काम होता ही नहीं है। कारण क्या है कि जब अंग्रेज थे उस समय पर कुछ समय का टाइम लिया गया था कि अंग्रेजी को छोड़कर हम हिंदी अपना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो समय बढ़ाते रहे और आज भी पूर्ण रूप से हिंदी जो है भारत की राजभाषा नहीं बन पाई है। लेकिन अगर हम कागजों की बात करें, हम संविधान की बात करें, तो वहाँ पर भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को 1949 में एक भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में से बन जाते हैं, जैसे भारत की राजभाषा हो गई हिंदी, हिंदी को दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा संविधान की एक अनुसूची बनी हुई है, उसमें कुछ भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया? 22 जो ऐसी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जिनको स्वीकार किया गया है। किस रूप में स्वीकार किया गया? भारत की भाषाओं के रूप में। संविधान की अनुसूची के अनुसार उन्हें स्वीकार किया गया है कि हमारे देश में 22 ऐसी भाषाएं होंगी जो स्वीकृत रूप में हैं। जैसे हो गया असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। तो इस तरह की ये भाषाएं 22 भाषाएं हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनता है व्याकरण। ठीक है जी, इसमें लास्ट जो चैप्टर बनता है टॉपिक, वो बनता है हमारा व्याकरण क्या होता है। ग्रामर होती क्या है? व्याकरण है क्या? बच्चे देख के डर जाते हैं, हाई व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, अब पता नहीं क्या होगा। तो व्याकरण है क्या?
सबसे पहले तो बात, व्याकरण एक शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? जो हमें सिखाता है कि कोई भाषा का शुद्ध रूप क्या है। ये नहीं है कि बच्चा जो मर्जी बोल रहा है वो शुद्ध रूप है, नहीं। अगर बच्चा शुद्ध नहीं बोल रहा है तो व्याकरणिक दृष्टि से वो भाषा ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहें मेरे को जाना है, तो क्या हिंदी में ये मेरे को ठीक है? नहीं। हमारी हिंदी में क्या वर्ड है? मुझे जाना है। बात समझ में इससे भी आ जाएगी कि मेरे को जाना है, मेरे को खाना है, लेकिन क्लियर वर्ड जो होता है, जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, वो क्या है? मुझे जाना है, मुझे खाना है। तो इस तरह से जो शब्द या जो वाक्य व्याकरण सम्मत रूप से ही शुद्ध माने जाएंगे, वही भाषा शुद्ध मानी जाएगी। तो वो व्याकरण क्या हुआ? एक शास्त्र हुआ जो हमें ये बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। अब मेरे को भी हमें बात समझ में आ रही है, मुझे से भी बात समझ में आ रही है, लेकिन जिसको हिंदी व्याकरण का पता होगा वो कहेगा मुझे ठीक है, जिसको व्याकरण का पता नहीं है वो कहेगा मेरे को भी ठीक है। तो हमें पता कैसे लगा कि मुझे शब्द ठीक है? हमें पता लगा व्याकरण के ज्ञान से। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये व्याकरण का तो क्वेश्चन हमने कर लिया कि व्याकरण होता क्या है। अब इसी में 3 टॉपिक आ जाते हैं जो व्याकरण के आधार हैं, व्याकरण के अंग हैं, जहाँ से हमारी व्याकरण शुरू होती है। जैसे व्याकरण के 3 अंग कौन से हैं? वर्ण विचार, फिर हो गया शब्द, और फिर हो गया वाक्य। अब आप ही देखो, पहले एक वर्ण होता है, ठीक है, जैसे मैं हो गया, मैं वर्ण है। फिर शब्द बना, म से हमने जोड़ के बना दिया मन, और फिर वाक्य में मन का हमने प्रयोग कर दिया। तो समझ रहे हो, स्टैंड वाइज चल रहा है। पहले वर्ण होता है, फिर वर्ण के बाद होता है शब्द, और शब्दों को जोड़ने से बनता है वाक्य। तो आने वाली वीडियो जो होंगी आपकी, उसमें हम सबसे पहले वर्ण के बारे में सीखेंगे, वर्ण के बाद हम शब्दों को सीखेंगे, और शब्द के बाद हम वाक्यों को सीखेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो शुरू हुआ था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने भाषा को सीखा, उसके रूपों को सीखा, फिर हमने बोली सीखा, फिर हमने लिपि को सीखा, फिर हमने व्याकरण को सीखा, मातृभाषा हमने देखी क्या होती है, और राजभाषा क्या होती है। इसी तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से ही आते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और आपके कोई विचार हैं वीडियो को लेकर तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, और इसके बारे में अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है वो मुझसे शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।